नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ हीना पैगाम और आप देख रहे हैं नो मोर अबाउट योर फेवरेट पर्सनैलिटीज विद हीना पैगाम, पावर्ड बाय सतमोला द सिंबल ऑफ क्वालिटी। आप सबका स्वागत करती हूँ वॉइस ऑफ वुमन के मंच पर। आज इस मंच पर मेरी मेहमान ऐसी एक शख्स है जो सैकड़ों लोगों को रोजगार दे चुका है, व्यापार जगत में खुद को धीरे धीरे स्थापित कर रहे हैं, साथ ही अपने मेहनत और लगन के साथ देश के राजनीति में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। टुडे माय गेस्ट इज बीजेपी यूथ स्पोक्सपर्सन एंड यूथ आइकॉन मिस्टर विनय चौधरी जी। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंटरव्यू की शुरुआत करते आपके जीवन के शुरुआती सफ़र से, अपने जीवन की यात्रा के बारे में बताइए, उसके साथ साथ अपने स्कूल, कॉलेज और बचपन के बारे में बताइए। मैं आपको चलो बताता हूँ आपको। हम लोग बेसिकली मैं करावली तहसील है हमारा, जो ज़िला आगरा में पड़ती है, यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं वहाँ से आता हूँ। मेरी स्कूलिंग हमारी करावली क्षेत्र से हुई। उसके बाद मैंने कॉलेज आगरा, अपना सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से किया। देन मैं दिल्ली आया अपना MBA करने, मैनेजमेंट की पढ़ाई करने। कुछ सपने थे, बिज़नेस में आगे जाना था, कुछ सोचते थे कि पॉलिटिक्स भी अच्छा बेहतर करना है, क्योंकि मैं अपने कॉलेज दिनों में अपने कॉलेज का अध्यक्ष हुआ करता था, प्रेसिडेंट था मैं ABVP से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि हमारे भाजपा का ही एक अंग है। वहाँ से मैं एक अध्यक्ष हुआ करता था। तो तब से पॉलिटिक्स का एक तरीके से अपनी भाषा में बोलें तो कीड़ा तब से चला आ रहा है और हम आज तक उस चीज़ को निभाते आ रहे हैं। और आज पार्टी के अंदर मैं दिल्ली प्रदेश के अंदर हूँ जी। और स्कूल, कॉलेज, इन सब के बारे में बताया, कहाँ से आपने अपना स्टडी ये सब कहाँ से? स्टडी मेरा सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा है, वहाँ से मैंने स्टडी किया था ग्रेजुएशन, जो कि उत्तर प्रदेश का टॉप 1 कॉलेज का नाम आता है उसमें, सेंट जॉन्स कॉलेज। जिसमें आपने देखा होगा मैक्सिमम मूवीज़ की शूटिंग वहाँ हुई है। कई आपने फिल्मों में देखी होंगी। आपने तेरे नाम एक मूवी देखी होगी सलमान खान की, उसमें जब वो जो कॉलेज का जितना सीन है वो सारा हमारे कॉलेज के अंदर ही हुआ है। विनय जी, आपने अपनी पॉलिटिकल करियर कैसे शुरू की? मैंने बताया ना आपको, मैं कॉलेज के दिनों में अपना ABVP से प्रेसिडेंट रहा हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में। उस समय से जब मैं पॉलिटिक्स में था, तब से एक तरीके से राष्ट्रवाद की भावना हो गई, राष्ट्रनीति की भावना हो गई, मेरे अंदर चल रही थी। मैं हमेशा सोचता था कि क्यों ना सब लोग बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा एक भागीदारी देश में प्रगति के अंदर भी होनी चाहिए। एक इंसानियत के नाते जब हम कहीं भी अगर भारत देश से नागरिक हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर इस तरह की एक खूबी होनी चाहिए कि हमारा कुछ ना कुछ पार्ट देश के अंदर कुछ बेहतर बनाने के लिए किया जाए। तो वही एक सोच थी जो शायद आगे मुझे लेके आ रही है। और शायद सामाजिक जीवन में हो, व्यापारिक जीवन में हो, राजनीतिक जीवन में हो, यही मेरी एक प्रेरणा है, जो कि शायद मैं आज आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। गांव से आना और दिल्ली जैसे एक बड़ा शहर में बिजनेस और सियासत के क्षेत्र में नाम कमाना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल बहुत मुश्किल रहा। मैं आपको सही मायनों में बताऊं तो एक समय ऐसा था कि कभी जीवन में सोचा नहीं था कि शायद मैं बिज़नेस में यहाँ तक पहुँच पाऊँगा। कभी आइडिया नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से बिज़नेस को एक शुरुआत जो मैंने की थी, हम लोग तो देहात से आप बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव के बच्चे का एक सपना होता है हमेशा कि भैया, माँ बाप का सपना होता है कि केवल बेटा आके एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए और एक वो सेटल हो जाए कहीं भी आके। ये हर परिवार की माँ बाप का सपना होता है। लेकिन उससे बेहतर आप अगर कर लेते हैं तो आप कुछ एक अलग अचीवमेंट आप कर सकते हैं। तो मैंने शायद उम्मीद से बेहतर पाया। मेरे माता पिता का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा, भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा, और बाकी मेरे अनुयायियों का, प्रशंसकों का, मेरे चाहने वालों का, मेरे दोस्तों का बहुत आशीर्वाद रहा कि जिस वजह से शायद मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। शुरुआत हमारी कुछ इस तरह से रही थी कि जब मैंने बिज़नेस की शुरुआत की थी, तो उस बिज़नेस की शुरुआत में मुझे नहीं पता था। मैं हमेशा बस ये सोचता था कि अपनी एक कंपनी खड़ी करनी है, केवल एक प्लान होता था, क्योंकि मैनेजमेंट किया था, MBA से मैं पास आउट हूँ। तो मैंने हमेशा ये सोचा था एक बिज़नेस के लिए कंपनी खड़ी करेंगे, लेकिन उस कंपनी के साथ साथ कभी ये नहीं सोचा था उस कंपनी को मैं आउट ऑफ इंडिया भी लेके जाऊँगा। हमेशा एक सपना था कि देश के अंदर एक हमारी कंपनी का नाम होना चाहिए। शुरुआत हमारी रही थी कि लोकल टू वोकल के नाम से। प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा था लोकल टू वोकल, उसी पे मैंने ध्यान में रखते किया। लेकिन वही चीज़ अब आगे आगे बढ़ते रहे तो लोकल टू ग्लोबल हम उस बिज़नेस को लेके गए। आज हम लोगों ने इंडिया के साथ साथ हमने दुबई भी अपना बिज़नेस को सेटअप किया हुआ है। हमारी दुबई के अंदर एक ट्रेडिंग ऑफिस भी हम लोग चला रहे हैं अभी। तो एक बहुत जर्नी रही, कठिन समय रहा। एक समय ऐसा था कि हम कॉलेज मेरा पास आउट हो गया था, जॉब की तलाश थी। 1 साल हमने कहीं सर्विस की। सर्विस करने के बाद में एक समय ऐसा था कि जो
हमारे पास मेरी कंपनी की शुरुआत की थी, सिक्योरिटी की कंपनी की शुरुआत। ये बात जो मैं बताने आज जा रहा हूँ शायद मैंने आज तक किसी कैमरे पे नहीं बताई है। 2011 के अंदर मेरा कॉलेज पास आउट हुआ था, उसके बाद 12-13 में एक जॉब की शुरुआत की हमने। उसके बाद हमने सोचा क्यों ना जॉब से, जब मैं देखता था अपने सीनियर्स को कि आपकी सैलरी कितनी है, तो बताते थे कि सर हमारी सैलरी, जो मेरे से पास आउट थे 2 या 3 साल बाद, तो मैं उनसे पूछता, वो कह रहे सर 18,000, 20,000, 25-30। तो मैं सोचता था यार विनय चौधरी ऐसे कैसे गुजारा होगा कि जो मेरे सीनियर हैं, जो कि 4 साल बाद, 5 साल बाद उनकी 20-22,000, 25,000 सैलरी है, तो तुम कैसे अचीव कर पाओगे? क्योंकि सपने बड़े थे, एक सोच बड़ी थी, हमेशा एक सोचते थे कि कुछ अच्छा करना है, क्रिएटिविटी करना है, कुछ बेहतर करना है, कुछ ऐसा करना है जिसको देख के समाज भी ये कहे कि नहीं, इस व्यक्ति ने कुछ दूसरों से अलग किया है। तब मैंने एक जिस कंपनी में काम करता था वो सिक्योरिटी कंपनी थी। उस कंपनी से मैंने सीखा कि कैसे मुझे अपनी कंपनी को भी बनाना है। तो मैंने एक सिक्योरिटी कंपनी की स्थापना की 2012 के अंदर। मैं अपने एक मेन पावर सिक्योरिटी कंपनी है जो कि अभी रनिंग कर रहा हूँ। मेरे पास अभी फिलहाल में 3,500 एम्प्लॉई हैं जो कि काम कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी मैं लगवा चुका हूँ। प्रेजेंट कंपनी में 750 चल रहे हैं, लेकिन 3,500 लोगों को मैं अभी तक रोजगार में मुहैया करा चुका हूँ पिछले 10 से 11 साल के अंदर। लेकिन उस समय जब ये शुरुआत हुई थी तो एक समय ऐसा था कि मेरे पास काम नहीं था। ऑफिस खोल लिया, पैसा लगा दिया, लेकिन हमारे पास काम नहीं आ रहा था। मैं आपको इस कैमरे के माध्यम से बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरे पास, मैं एडवर्टाइजिंग करने के पैसे नहीं हुआ करते थे। तो मैंने क्या किया कि कुछ प्रिंट करा के, A4 साइज में प्रिंट करा के इश्तिहार को खुद मैंने प्रिंट कराए। 1-1 रुपए की जो कॉपी प्रिंट होती थी, 100 कॉपी प्रिंट करा के खुद मैं चिपकाने गया था दीवारों के अंदर। ये मुझे आज भी याद है और मुझे गर्व होता है इस बात को सुनने में, जब मैं इन चीज़ों को याद करता हूँ कि मैं उस दौर से निकला हूँ कि वो प्रिंट करके मैंने अपना इश्तिहार खुद लगाया था। और अगले दिन जब कॉल्स आए तो डायरेक्टर बन के मैं ही बैठा हुआ था और मैं ही कॉल्स अटेंड कर रहा था। तो एक वो दौर रहा और चीज़ें यहाँ तक मुझे लेके आई। और आज की डेट में हमारे पास में लगभग 700-750 लोग का मेन पावर है, जो कि हम पूरे दिल्ली NCR के अंदर अब सिक्योरिटी कंपनी के माध्यम से हम लोग रोजगार मुहैया करा रहे हैं। बहुत अच्छा। निजी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप दिल्ली और देश की राजनीति में कैसे आए? मैं कॉलेज के समय, मैंने आपको बताया, जब मैं अध्यक्ष था उसके बाद में एक गैप आ गया था, क्योंकि जब हम लोग कॉलेज पास आउट करते हैं तो हमें काम की तलाश होती है। तो उस समय राजनीतिक मुद्दा नहीं होता, उस समय मुद्दा होता है कि हमारे पास रोजगार होना चाहिए, काम होना चाहिए। तो मैं 3-4 साल मैंने अपनी जब कंपनी को मैंने सिस्टम में ले आया, मैं अपने काम में ले आया, तो उसके बाद 2014 के अंदर मैंने फिर से पार्टी की ज्वाइनिंग की। मैंने मंडल अध्यक्ष से अपनी शुरुआत की। आदर्श नगर एक हमारे यहाँ, हमारा जिला केशवपुरम के अंदर आता है आदर्श नगर, मैंने वहाँ से राजनीति की शुरुआत की और मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मुझे बनाया गया, यूथ का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बना, फिर मैं जनरल सेक्रेटरी बना। उसके बाद में फिर मैं प्रदेश की राजनीति में आया, मैं प्रदेश कार्यकारिणी रहा, फिर उसके बाद मैं यूथ में स्पोक पर्सन आया। तो इस तरीके से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई कि वहाँ से जब 2014 से मैंने जब पार्टी के अंदर दोबारा से मैंने ज्वाइनिंग की, और तब से लेके आज तक हम प्रदेश की राजनीति में भूमिका निभा रहे हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूरी कर लिया है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा कुछ जो अभी तक पार्टी ने नहीं किया है? तो पार्टी ने जिस तरीके से देश छोड़ो विश्व भर में जिस तरीके से पहचान बनाई है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक गर्व का विषय पूरे विश्व के अंदर किया है। मैं इतना मान सकता हूँ कि जो पिछले शायद 70 सालों के अंदर नहीं हुआ, वो इन 9 सालों के अंदर हुआ है। कुछ जो बातें आप सुनना चाह रहे हैं कि क्या नहीं हुआ है, जो मोदी जी ने हमेशा एक नारा दिया था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, कि वो शायद हम लोग उसके नज़दीक पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। पिछले अगले 5 से 10 साल के अंदर हम वहां तक हम अचीव करेंगे। दूसरा, मोदी जी का एक सपना है कि हर एक युवा को एक रोजगार देने का, हर एक परिवार को अपना एक आवाज़ देने का। वो आवाज़ देने तक, रोजगार देने तक धीरे धीरे सरकार अपने काम कर रही है, पहुंच रही है। कुछ सपने हैं, कुछ चीज़ें हैं जहां तक शायद अभी तक सरकार नहीं पहुंच पाई है, समय लगता है। क्रांति लिख दी गई है, लेकिन क्रांति तक सफल होने में शायद अगले 5 या 7 साल के अंदर वहां तक भी सरकार पहुंच जाएगी, बिल्कुल, जो मुझे उम्मीद है। और जो काम बीजेपी ने किया है, जो आप जिक्र करना चाहते हैं? बीजेपी ने बिल्कुल, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि पूरे देश नहीं विश्व भर में जिस तरीके से भारत की एक तरीके से भारत की सम्मान बढ़ाने का कार्य किया। आप देख सकते हैं, आप ट्रिपल तलाक ले लो, महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का एक मुद्दा, अहम मुद्दा होता था, जिसकी वजह से वो लोग अपने परेशान होते थे। कोई भी आके उनको तलाक बोल के अपना पीछा छुड़ा लेता था और अपनी दूसरी ज़िंदगी चालू करता था। उन महिलाओं के ऊपर एक सशक्त कार्रवाई करने का काम किया है, उन महिलाओं के ऊपर एक अच्छा सहयोग करने का काम ट्रिपल तलाक के माध्यम से किया गया। आप 370 ले लीजिए, 35A ले लीजिए। कश्मीर के अंदर एक समय था, तब बोला जाता था कि 370 को कोई हटा नहीं सकता। विपक्षी पार्टियां हमेशा बोलती थी कि 370 को हटाएंगे तो लाशें बिछ जाएंगी, हजारों लोग मारे जाएंगे, लेकिन
एक चींटी भर दाना, कहीं भी कोई गलती नहीं हुई, एक इंसान नहीं मरा। और आज 370 भी हटा दिया गया, 35A भी हटा दिया गया और बड़े शांति तरीके से हटाया और आज इसका कश्मीर भी स्वागत कर रहा है। और इसके अलावा मैं योजनाओं की बात करूं तो योजनाएं शायद मैं आज बात करूंगा तो कल तक खत्म नहीं होंगी, इतनी योजनाएं। मुद्रा योजना ले लो, युवाओं को सशक्त करने का काम मुद्रा योजना के अंदर किया गया है, क्योंकि हर एक युवा को एक समय था जब हम लोन लेने जाते थे तो हमारे से कागज कार्रवाई इतनी पूछी जाती थी तो हम बैंक से हम बात ही नहीं कर पाते थे। ब्रांच मैनेजर हमसे इतनी बातें करता था कि हम डरते थे वहां जाने में। लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, ये मेरे देशवासी हैं, 135 करोड़ देशवासी मेरे अपने हैं, इनकी गारंटी लेने का काम मेरा है। तब मोदी जी ने कहा कि सिर्फ इनको आइडेंटिफिकेशन में इनकी आईडी लो और इनको मुद्रा योजना के माध्यम से इनको लोन प्रोवाइड कराने का काम करो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम करके दिखाया है, जो कि आज तक शायद किसी सरकार में इस तरीके से कोई दूसरे की गारंटी नहीं लेता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 135 करोड़ लोगों को रोजगार के अलावा मुद्रा योजना के अंदर लोन देने का काम किया है। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल। विनय जी, हमने बीजेपी ने क्या किया है क्या नहीं किया है इसके बारे में तो बात किया। हमारे देश में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि बीजेपी शायद बेरोज़गारी को मद्देनज़र नहीं रखते। आप एज अ यूथ लीडर आप रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, देखो, रोज़गार के लिए सिर्फ आज की डेट में आप सिर्फ नौकरी को एक रोज़गार मानो तो ये शायद मैं और मेरे जैसे युवा इस बात को नहीं मानेंगे। रोजगार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप नौकरी कर रहे हैं। रोजगार का मतलब है आप अपना कोई भी आयाम स्थापित कर रहे हैं, आप अपना व्यापार स्थापित कर रहे हैं और उसके माध्यम से आप अपने सैकड़ों और हजारों लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। वो भी अपने आप में एक रोजगार देने का काम होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी पे काम किया। मैं आपको बता रहा हूं ना, मुद्रा योजना के माध्यम से जो लोग अपना व्यापार करना चाहते थे, जिनके पास एक सिस्टम नहीं था, उनको पता नहीं था कि कैसे बैंक से पैसा मिलेगा, उनके लिए एक रास्ता दिखाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। मुद्रा योजना के माध्यम से उनको लोन देने का काम किया, तब जाके वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, वो अपना काम बढ़ा सकते हैं और अपने माध्यम से वो और लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। ये भी एक रोजगार में ही आता है। इसके अलावा जब मैं बात करूं, नौकरियों की बात होती है, जॉब्स के लिए बोला जाता है प्रधान मोदी जी के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जॉब्स वैकेंसी नहीं निकालती। मैं पिछले 5 साल के अंदर मैं बात करूं, 35,000 जॉब वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस के अंदर निकली थी। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली स्टेट की मैं बात कर रहा हूं। और आप हर स्टेट की अगर काउंट करेंगे तो और सेंट्रलाइज काउंट करोगे, लाखों में वैकेंसी निकली थी। उसका पूरा आंकड़ा 1,04,000 के आसपास में लास्ट वीक हमने काउंट किया था। तो आप ये नहीं कह सकते कि रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं निकलती। जो सक्षम है, जो उपयुक्त है, उनको रोजगार आज भी मिल रहा है। और विनय जी, आप पर्सनली एज अ यूथ लीडर आप कितने जॉब्स ये सब अपने बिजनेस के थ्रू प्रोवाइड करते हैं? देखो, मेरा हमेशा से पॉलिटिक्स के अंदर जब मैं रहता हूं तो मेरे एक यूथ होने के नाते, एक युवा होने के नाते मेरे ऊपर भी एक दारोमदार रहता है कि किसी भी व्यक्ति को जो मेरे से जुड़ा हुआ है वो कोई भी रोजगार से वंचित ना रहे। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरे आसपास का कोई भी सर्किल है उसके पास अपना रोजगार होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास रोजगार होगा तो सिर्फ उसका भला नहीं हो रहा, उसके पूरे परिवार का भला हो रहा है। एक रोजगार की वजह से उसका पूरा परिवार चल रहा है। उसकी माँ, उनके पिता, जो कि माता पिता वो अपने बच्चों पर पढ़ाने के काम करते हैं और बाद में सोचते हैं कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं इनके ऊपर तो ये मुझे आउटपुट देंगे। एक बहन अपने भाई से ये सोचती है। तो अगर एक परिवार में एक व्यक्ति के पास रोजगार हो जाता है तो उससे परिवार सुचारू रूप से चलता है। उसी पे मैं आगे बढ़ रहा हूं। शायद इसी वजह से मैंने मेन पावर कंपनी की शुरुआत की, इसी वजह से मैंने कंसल्टेंसी की शुरुआत की कि मैं अपने माध्यम से किसी और व्यक्ति को रोजगार दिला सकूं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं अभी तक पिछले 2011 से कंपनी की जब से शुरुआत हुई थी और आज मुझे 13-14 साल हो गए, उसके अंदर मैं लगभग 3,500 लोगों को रोजगार मुहैया मैं करा चुका हूँ अपनी कंपनी के माध्यम से। बहुत अच्छा। वक्त है एक छोटा सा ब्रेक का। देखते रहे नो मोर अबाउट योर फेवरेट पर्सनैलिटीज विद हीना पाएगा। फिर से स्वागत करती हूँ नो मोर अबाउट योर फेवरेट पर्सनैलिटीज़ विद हीना पैगाम में। जी, बहुत लोगों के मन में एक सवाल होता है कि एक स्पोक्स पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? क्या बस टीवी में डिबेट करना या पार्टी के बचाव में बात करना, या नहीं कुछ और भी होता है?
देखो, मेन तो हम लोग पार्टी के जब कार्यकर्ता होते हैं तो हमें पार्टी की जो योजना है, सरकार की हमारी योजना है, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम हर एक कार्यकर्ता का होता है। लेकिन एक स्पोक पर्सन की एक भूमिका ये बन जाती है कि वो एक पार्टी का चेहरा होते हैं। उनको कैमरा के सामने हो, देश के सामने हो, यूथ के सामने हो, किसी भी तरह अपनी बात को जनता तक पहुंचाना है। जो सरकार की योजना है उनको कैसे अपन धरातल तक लेके जाएं, मीडिया की कैसे बात को जो जनता तक हम पहुंचाने का काम करें, ये काम मेन स्पोक पर्सन का होता है। वो पार्टी हम लोगों को दायित्व देती है, वो काम करते हैं। ग्रेट। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप ज़िंदगी को कैसे देखते हैं? आपके नज़र में ज़िंदगी क्या है? मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि ज़िंदगी की जो खूबसूरती है वो इस बात में नहीं है कि आप कितना खुश हैं। ज़िंदगी की खूबसूरती इसमें है कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं। वो एक बड़ी बात होती है कि आपकी वजह से आप कितने लोग खुश हैं। वो मेरी लाइफ, मेरे अकॉर्डिंग ज़िंदगी की असली कहानी वो है, असली सच्चाई वो है कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं इस दुनिया के अंदर। बिल्कुल। विनय जी, क्योंकि आप भी एक यूथ आइकन हो और जितना मुझे पता है और मैंने आपका इंटरव्यूज़ देखी हो, आप हमेशा यूथ आइकन विवेक आनंद जी को उनकी कोच बहुत यूज़ करते हैं, या शायद आप उनको ही एक रोल मॉडल अपना समझते हैं। आप उनके विचार के बारे में कुछ बताइए, आपका क्या विचार है उनके बारे में? देश का हर एक युवा जो राष्ट्र प्रेमी होगा वो विवेकानंद जी को अपना अनुयायी मानता होगा। विवेकानंद जी हर सबके फेवरेट होते हैं और विवेकानंद जी से ही सीखने को हमें बहुत कुछ मिलता है। एक दुष्यंत कुमार की प्रिय कविता है जो कि मैं हमेशा अपने यूथ साथियों को, युवा साथियों को कहना चाहता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दोस्तों, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है। दोस्तों, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, पर मेरा मकसद है किसी भी हालत में ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर नगर, हर सड़क, हर गली, हर राज्य में हर हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है किसी भी हालत में इस देश के युवाओं की सूरत बदलनी चाहिए। किसी भी हालत में इस देश के युवाओं की सूरत बदलनी चाहिए। और सिर्फ मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, सिर्फ मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन ये आग जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये पंक्तियां मैं हमेशा समर्पित करता हूं अपने युवा साथियों। बेशक विवेकानंद जी देश के युवा के लिए बहुत बड़ा रोल मॉडल है। लास्ट में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, आप उनको और युवा को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस देश के युवाओं को यही मैसेज देना चाहूँगा कि सिर्फ आप अपने, आज का काम है मेहनत करके आगे बढ़ना, लेकिन मैं आज के जो कलयुग के अंदर मैं बात करूँगा कि सिर्फ मेहनत से इंसान आगे नहीं बढ़ता। हार्ड वर्क कीजिए, लेकिन उसके साथ में स्मार्ट वर्क भी करने का काम कीजिए, क्योंकि स्मार्ट वर्क जब तक नहीं करेंगे तो शायद आप वो हार्ड वर्क वालों से पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए दोनों काम कीजिए, स्मार्ट वर्क भी कीजिए और हार्ड वर्क भी कीजिए। विनय जी, क्योंकि आप बहुत युवा के लिए एक रोल मॉडल हो, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वो लोग जो अभी भी गांव में, देहात में रहते हैं और वो मतलब वो लोग प्लान कर रहे हैं कि दिल्ली या मुंबई जैसा बड़े शहरों में जाके अपना ज़िंदगी की शुरुआत करें, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? मतलब वो क्या करें? देखो, बिल्कुल शुरुआत करनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को एक सपना होता है, उस व्यक्ति में को जो सपना है, उस जो देखा हुआ है उस पे उसको अमल भी करना चाहिए। बस मैं ये कहूँगा, मैं मैक्सिमम ये देख रहा हूँ कि गांव देहात से बच्चे निकलते हैं, युवा निकलते हैं, वो रोज़गार की तलाश में जाते हैं। आप रोज़गार कीजिए, आप जीवन में तरक्की कीजिए, आप आगे बढ़िए, ये बिल्कुल आपका काम है, करना भी चाहिए आपको। लेकिन मैं एक बात इस कैमरे के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप रोज़गार के साथ में आप आउट ऑफ इंडिया सेटल हो जाओ या दिल्ली आगे सेटल हो जाओ या और किसी स्टेट में सेटल हो जाओ, आप अपनी ज़मीन को मत भूलिए, आप अपने गांव को मत भूलिए, आप अपने लोगों को मत भूलिए। क्योंकि अगर आप उनको भूलेंगे तो शायद वो आपकी जो तरक्की है वो किसी काम की नहीं है। आप हमेशा याद रखेंगे, अपनी ज़मीन को याद रखेंगे, अपनी उस पीढ़ी को याद रखेंगे, जो अपने बुजुर्गों को याद रखेंगे, अपने परिवार को याद रखेंगे, तो शायद इस ब्लेसिंग से आपकी तरक्की दिनों दिन, रात दिन और चौगुनी होती जाएगी। मेरा एक संदेश है इस वीडियो के माध्यम से। विनय जी, नेक्स्ट 5 years वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ? नेक्स्ट 5 years मैं हमेशा एक अच्छा इंसान बनने के लिए कल्पना करूँगा। इसके अलावा मेरा कोई और सपना नहीं है। जो सपना था शायद ऊपर वाला मुझे धीरे धीरे उस जगह पे लेके चल रहा है। एक अच्छा इंसानियत के नाते मैं शायद कुछ लोगों की मदद कर सकूँ, मेरे माध्यम से कुछ लोग जो रोज़गार है उनको रोज़गार मिल सके, या जिसको भोजन है भोजन मिल सके। और हमेशा हमने एक फाउंडेशन भी बना रखा है जिसके माध्यम से हम लोग हर साल बुजुर्गों के लिए
जो बुज़ुर्गों को घर से निकाल दिया जाता है, उनके पास हम लोग पहुंचते हैं, उनको हम लोग ज़रूरी सामान हम लोग मुहैया कराते हैं, उनकी मेडिसिन्स हम लोग मुहैया कराते हैं, उनकी दवाइयाँ मुहैया कराते हैं। तो मेरा बस एक सपना है कि शायद मैं उनके जीवन में थोड़ी बहुत खुशियाँ ला सकूं, तो वो मेरा वही है। मैं और अगले 5 साल नहीं, अगले 50 साल तक शायद मैं यही सोचूं। बहुत अच्छा काम है। विनय जी, आप पॉलिटिक्स में, सियासत में अपना करियर कैसे देखते हैं और आप फ्यूचर में मतलब अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं सियासत में? तो हर एक व्यक्ति जब कहीं किसी कार्य को करता है, वो हमेशा ये चाहता है कि कुछ उससे बेहतर कर सके। आज हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम चाहेंगे वो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं एक समय पे आके जनता से डायरेक्ट जुड़ने का काम करें, क्योंकि अगर शायद हम आज सामाजिक काम कोई करता है या राजनीति करता है, वो सिर्फ इसलिए करता है कि दूसरे लोगों की सेवा कर सके। लेकिन वो सेवा करने में हमेशा व्यक्ति चाहता है कि वो सेवा कहीं ना कहीं एक औपचारिक तरीके से की। तो मैं हमेशा, हर एक नेता का सपना होता है कि सांसद और विधायक बनने का। मेरा भी वही है। कहीं ना कहीं इलेक्शन का है, एक समय आने पे वो भी आपको बताया जाएगा, रूपरेखा उसकी बनी हुई है, बहुत जल्दी आप सबको जानकारी मिल जाएगी। बहुत अच्छी खबर है। मैं हमेशा अपने युवा साथियों को 2 लाइन के माध्यम से हमेशा कहता हूँ, और जो कि मैंने कहीं सुनी थी, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के माध्यम से बताना भी चाहिए। हालात की बंजर ज़मीन फाड़ कर निकला हूँ, मैं शोहरत की धूप में नहीं जलूँगा। अभी तो आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, अभी तो मैं बहुत लंबा चलूँगा। विनय जी, आखिर में वॉइस ऑफ वुमन के माध्यम से अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा इस यूथ को कि आप अपना जो बेहतर काम कर रहे हैं, उस बेहतर में अच्छी तरीके से आप करते रहें। आप श्रेष्ठ अपना कर रहे हैं और आपको चिंता होगी कि श्रेय उसका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो आप अपना श्रेष्ठ करते रहें, आप अच्छा बेहतर करते रहें और किसी की चिंता ना करें। जब एक बिल्डिंग की शुरुआत होती है ना, तो बिल्डिंग जो बनती है, जब उसकी खुदाई होती है, उसकी नींव रखी जाती है, तो कोई उसकी बिल्डिंग को नहीं देखता, किसी की नज़र में नहीं आती। लेकिन जब वो एक बिल्डिंग बन जाती है, 8 फ्लोर के 10 फ्लोर के माले बन जाते हैं, तब सब कहते हैं कि देखिए ये बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी है। तो आज आपकी लाइफ में कठिन समय आ रहा है, आप समझ रहे होंगे, लोग आपको कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, नेगेटिव बोल रहे होंगे। आज आपकी लाइफ की बिल्डिंग की जर्नी की शुरुआत हो रही है दोस्तों। यही शुरुआत होगी, जैसे ही आपका बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो लोग आपको अपना रोल मॉडल मानने लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक संदेश है मेरा। बिल्कुल। विनय जी, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सतमोला ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। A special thanks to Satmola Group of Companies for sponsoring our show. Stay tuned for other inspiring episodes of Know More About Your Favorite Personalities with Hina Paigam through Voice of Women channel. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।